गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन चालू करने वाले हैं सीए इंटर सीएमए इंटर के रिवीजन लेक्चर्स। अपन रिवीजन लेक्चर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट से अपन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, जैसे क्या होगा ना, आपका एग्जाम से पहले आपका सारा रिवीजन फटाफट से हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट चैप्टर से। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था और इसमें जो आपके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अपन एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में आता है अपन को रिवीजन में सिर्फ वही चाहिए होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से पावर है टैक्स लगाने का। तो पता है अपने पास आर्टिकल नंबर 265 है जो बोलता है कि आप टैक्स नहीं लगा सकते जब उस पर लो ना बनाओ। तो अपन को पावर मिला आर्टिकल नंबर 246 से। आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 246 से गवर्नमेंट को पावर मिला है कि वो क्या कर सकती है, इनकम पे टैक्स लगा सकती है। सर ये आर्टिकल नंबर 246 पे कहाँ पे दे रखा है? आर्टिकल नंबर 246 में एक 7th शेड्यूल है, उसमें क्या दे रखा है ना, एक 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में लिखा है कि गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, इनकम पे टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर कहाँ पे लिखा हुआ है? वो स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 में लिखा हुआ है। यहाँ आपको इतना सा याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद अब आपको पढ़ना है, इसके बाद जो आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए वो यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है। राइट, यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है कि व्हाट इज द प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द असेसमेंट ईयर। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है ना, वो ईयर जिस ईयर में अपन इनकम को अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में अपन इनकम को क्या करते हैं, जब अपन ने इनकम अर्न किया प्रीवियस ईयर में, उस पर अपन टैक्स का असेसमेंट करते हैं, अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर जिस ईयर में अपन क्या करते हैं, अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं या फिर ना रिटर्न भरते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में अपन इनकम को अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। उसके बाद 5 ऐसे पॉइंट्स है जहां पे आपको प्रीवियस ईयर के इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन से वाले हैं? एक तो नॉन रेजिडेंट का कोई शिपिंग बिजनेस है, तो उसको जब उसका शिपिंग बिजनेस वो इंडिया छोड़ के जा रहा होता है, उसको जाने से पहले क्या करना पड़ता है, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। वो तभी मिलता है जब आप सारा टैक्स पे कर देते हो, अपना जितना आपका इनकम आपने इंडिया से अर्न किया उस पर जब आपने टैक्स पे कर दोगे तो आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा। या कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है तो भाई जाने से पहले एक बार टैक्स पे कर देना, इस साल का जो कमाया है, हम तेरे लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। कोई एओपी बीआई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है जो क्या एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए उनको बनाया गया है, तो जैसे इवेंट कंप्लीट हुआ, एक काम करिए ना, आप टैक्स पे कर दीजिए, हम आपके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। कोई बंदा है जो प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफर कर रहा है कि वो टैक्स को अवॉइड कर सके, तो भाई तेरे को लग रहा है कि तू हमारा टैक्स अवॉइड करेगा, तो तेरे अगले साल बता तो क्या रणनीति बना देगा अपनी। तो एक काम कर, तूने अभी टैक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो अभी टैक्स पे कर दे, मटेरियल असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। कोई धंधा ही बंद हो गया, कोई डिसकंटिन्यूड मतलब धंधा ही बंद हो गया, तो बंद होने के बाद क्या करोगे तुम? एक काम करो, टैक्स भर दो, जितना इनकम तुमने अभी कमाया है उसको आप रिटर्न भर के आप रिटर्न क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस को आप क्लोज कर सकते हो। चलिए, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? ऐसा इनकम जो आपने गवर्नमेंट से छुपा लिया है, जो आपने गवर्नमेंट को बताया नहीं है। तो इस पूरे को ब्रीफ में इतना सा याद रखो कि अगर आपने कोई इनकम गवर्नमेंट को नहीं बताया, अगर आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं किया, उस पर आपने टैक्स नहीं पे किया है, अगर एओ ने पकड़ लिया आपको, असेसिंग ऑफिसर ने अगर आपको पकड़ लिया वो इनकम छुपाई हुई देख के, तो वो आपसे पूछेगा कि रीजन बताओ, ये आपने इनकम क्यों छुपाया, आपको इनकम क्यों नहीं बताया। मान लीजिए आप रीजन नहीं बता पाते हो, या फिर आपका जो रीजन आप बताते हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है ना, वो सारा का सारा जो अमाउंट है, या फिर मान लो 5 करोड़ का गोल्ड पड़ा तो सारे 5 करोड़ को क्या करेगा, आपकी इनकम में ऐड कर देगा और उस पर क्या टैक्स क्या लगाएगा, उस पर 60% की रेट से वो टैक्स लगा देगा, उस पर वो 60% की रेट से टैक्स लगा देगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, उस पर क्या लगा देगा वो, ये देखो ये रहा। अगर आप एक्सप्लेनेशन दे दो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो, तो उस पर सारी इनकम पे क्या करेगा वो 60% क्या लगा देगा, टैक्स लगा देगा। सर इनकम कौन कौन सकते हैं? मान लीजिए आपका सोना छुपा हुआ, अगर में असेसिंग ऑफिसर ने आके देख लिया और आपने इसका रीजन नहीं बता पाए, या फिर आपके बैलेंस शीट में क्या किया ना, आपने अपनी मम्मी को सैलरी दिखा रखी है 5 करोड़ रुपए की। अब मम्मी को उतना काम आता ही नहीं है, फिर भी आपने क्या किया, 5 करोड़ मम्मी को सैलरी दिखा रखी है। वो पूछ लेगा भाई कि ये 5 करोड़ आपने क्यों डाले हैं, इनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है इतनी, तो फिर आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो वो भी आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी हो, अगर मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिख रहा है कि आपने लोन लिया है कहीं से, और एक्चुअल में पता ना आप जिससे पैसा मांगते थे उससे आपने पैसा लिया है, उसे ऐसे लोन दिखा दिया कि आपको टैक्स ना पे करना पड़े, तो वो आपका एक तो था, तो वो इनकम आपका, पर आपने उसको लायबिलिटी शो कर दिया, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई इसको लायबिलिटी नहीं है, इसको एक इनकम में ऐड करो और उस पर टैक्स ले लो। उस पर टैक्स बनेगा 60%। अगर आप खुद से जमा करवाते हो 30% लग सकता है। अगर आप गवर्नमेंट आपको पकड़ लेती है, अगर आप खुद से जमा कराते हो तो आपका स्लैबिलिटी लगेगा ना आप पे, और अगर आप गवर्नमेंट आपको पकड़ लेते हो तो आपका 60% की रेट से टैक्स लगने वाला है। 60% टैक्स, हाईएस्ट सरचार्ज 37% हाईएस्ट सरचार्ज, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप पे लगता है। चलिए, अब आपको आगे देखना है रेट ऑफ टैक्स। आपको देखना है रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स क्या होता है ना, किस रेट से टैक्स लगेगा आपके ऊपर। मान लीजिए आपने इनकम पूरे साल में कमाया 20 लाख रुपए, तो आप पे टैक्स किस रेट से लगने वाला है, तो उसमें देखना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो, अगर आप इनमें से कुछ हो तो आप पे रेट ऑफ टैक्स क्या रहने वाला है, आप पे रेट ऑफ टैक्स रहेगा। अगर आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, चाहे रेजिडेंट हो चाहे
नॉन रेजिडेंट अगर आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक है, अगर आप 60 साल तक है तो आपके 2.5 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से लेके 5 लाख तक इनकम पे 5% टैक्स लगने वाला है। 5 से लेके 10 लाख तक इनकम पे 20% टैक्स लगने वाला है। और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% की रेट से आपका टैक्स लगने वाला है। ठीक है, अगर आप रेजिडेंट हो और आपका एज 60 ईयर्स से अबव और 80 ईयर्स तक है, अगर आपका एज 60 साल से ऊपर हो आप और 80 साल तक हो तो आप पे कितना टैक्स लगने वाला है? आपका 3 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से लेके 5 लाख तक इनकम पे 5% टैक्स लगने वाला है। 5 से लेके 10 लाख तक की इनकम पे 20% टैक्स लगने वाला है। और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% का रेट से टैक्स लगने वाला है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये स्टार मार्क करवा देता हूँ, ये आपको स्लैब रेट याद होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में पूछा ना कि आपको टैक्स निकालना है तो आपको ये स्लैब रेट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एज क्या 80 ईयर्स से अबव, अगर आपका एज 80 ईयर्स से अबव है तो आप पे कौन सा वाला स्लैब लगने वाला है? 5 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 से लेकर 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 30% की रेट से आप पे टैक्स लगने वाला है। पर ध्यान रखना, जो ये है ना 60 से ऊपर 80 तक ये वाला लगेगा, 80 से ऊपर वाले पे ये लगेगा। ये तभी लगेगा जब आप रेजिडेंट हो, राइट? आप रेजिडेंट हो तभी आप पे लगने वाला है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आप पे ये स्लैब नहीं लगेगा, आप पे ये वाला स्लैब यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, चलिए, इफ एनी रेजिडेंट कंप्लीट एज ऑफ 60 एंड 80 ऑन 1 अप्रैल 2025, अगर मान लीजिए कोई 1 अप्रैल 2025 को क्या करता है 60 या 80 साल अपना पूरा करता है, तब उसके केस में क्या होगा ना, जो पिछला साल था उसका 31 मार्च था हुआ, उस साल के लिए भी क्या हो जाएगा ना, वो इस हायर एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए सर, ये बेसिक एग्जेम्पशन का जो लिमिट है ना वो इन केस की इनकम पे नहीं लगता है। मतलब अगर ये वाला इनकम हुआ तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। कौन कौन से? अगर आपको लॉटरी से इनकम होता है, अगर गैम्बलिंग से इनकम होता है, अनडिस्क्लोज सोर्स का इनकम होता है 60% वाला वो, और आपको क्रिप्टो वगैरह से इनकम होता है, इनके केस में आपको 2.5 लाख का स्लैब नहीं मिलेगा। इन पे डायरेक्ट आपका टैक्स लगेगा जो भी रेट इनकी दे रखी है। ठीक है, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में आपका टैक्स का रेट क्या रहने वाला है? फ्लैट 30%। जो भी आपका इनकम आएगा उससे आपको सीधा 30% आपको टैक्स देना रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपको स्पेशल रेट्स का इनकम है, मान लीजिए आप आगे अपन पढ़ेंगे कुछ सेक्शन, उसमें दे रखा है कि आप अगर ये वाला आपका इनकम हो तो आपको इस पर 30% टैक्स लगने वाला है। अगर ये वाला इनकम हो तो आपका 20% टैक्स लगने वाला, तो उन पर वो 30 या 20 लगेगा, उस पर फिर स्लैब रेट नहीं लगेगा, उस पर 30% नहीं लगेगा, उस पर वही लगेगा जो दे रखा है। अगर मैंने दे रखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका 12.5% लगने वाला टैक्स, तो 12.5% ही लगेगा, उस पर 30% नहीं लगाएंगे, चाहे वो फर्म को क्यों ना हो रहा वो प्रॉफिट। समझ गए? अगर किसी के लिए स्पेशल टैक्स का रेट दे रखा है, जैसे गैम्बलिंग वगैरह केस में दे रखा है 30%, तो आपको वहां पे 30% ही लगने वाला है, राइट? वहां पे आपको 30% ही लगने वाला है। वहां पे आपको फिर ये वाला 30%, हाँ वो सिमिलर है, पर वो वाला उस सेक्शन में आपको 30% लगने वाला है। मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केस में आपको 12.5% दे रखा है, तो आपको 12.5% लगेगा, यहाँ पे आपको 30% यहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में टैक्स का रेट क्या रहता है? अप टू 10,000 आपका इनकम है तो आपको 10% लगेगा। 10,000 से लेकर 20,000 तक आपका इनकम है तो 20% लगेगा, और 20,000 से ऊपर वाला इनकम पे आपका 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है। तो इसमें भी सेम सिमिलर वही पॉइंट, अगर स्पेशल रेट्स का कुछ इनकम है तो आपका स्पेशल रेट से टैक्सेबल होने वाला है। कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के केस में क्या टैक्स का रेट रहता है? कंपनी के केस में आपको देखना पड़ेगा आपका डोमेस्टिक कंपनी है या आपका फॉरेन कंपनी है। आपका डोमेस्टिक कंपनी है या आपका फॉरेन कंपनी है, चलिए तो आपको देखना पड़ेगा आप डोमेस्टिक कंपनी है या आपका फॉरेन कंपनी। अगर आपका डोमेस्टिक कंपनी है, अगर आपका डोमेस्टिक कंपनी है तो आपको देखना पड़ेगा आपका प्रीवियस से 22-23 में आपका टर्नओवर कितना था। अगर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है, अगर आपका प्रीवियस से 22-23 में आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपका टैक्स का रेट रहने वाला है 400 करोड़ से कम है, सॉरी, अगर 400 करोड़ तक या उससे कम है ना तो आपका टैक्स का रेट रहेगा 25%, अदरवाइज आपका टैक्स का रेट रहने वाला है 30%। अगर आप फॉरेन कंपनी है तो आप पे टैक्स का रेट रहने वाला है 35%। चलिए स्पेशल रेट्स का अगर कुछ इनकम हो तो आपका स्पेशल रेट से टैक्सेबल होने वाला है। इसके बाद अपने पढ़ा था सरचार्ज वाला पॉइंट, इसके बाद अपने पढ़ा था सरचार्ज वाला पॉइंट। सरचार्ज क्या कहता है? अगर इंडिविजुअल अचीव ऑफ एओपी बीओई इंडिविजुअल पर्सन हो अगर आप, तो आपके इसमें सरचार्ज कितना लगने वाला है? अगर आपका इनकम अप टू 50 लाख रुपीज तक है, अगर 50 लाख तक आपका इनकम है तो आप पे 1 रुपया भी सरचार्ज नहीं लगने वाला। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक है तो आप पे 10% की रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक है तो आप पे 15% की रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा है और 5 करोड़ तक है तो आप पे 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा। और अगर आपका इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आप पे 37% की रेट से सरचार्ज लगने वाला है। ध्यान रखना है 25% और 30% वाला 37% वाला सरचार्ज कुछ इनकम्स पे नहीं लगता है। अगर ये वाली इनकम अगर आपको होती है तो इस पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% ही लगने वाला है। सर वो कौन कौन सी इनकम है? पहला है डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, 112 है, 112 वाला। चलिए इनके केस में आपको मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा 15%। ठीक है, ओके। चलिए फिर फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं। अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपीज से, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होता है ना तो आप पे 12% की रेट से सरचार्ज लगता है। सर सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स।
अब ये जो 12% है ना, ये इनकम का 12% नहीं, ये टैक्स का 12% है। जो आप 1 करोड़ पे जो टैक्स निकालोगे ना, 1 करोड़ से अगर आपका ऊपर इनकम है, मान लीजिए आपका 1,50,00,000 इनकम है, तो 1,50,00,000 पे जो टैक्स आएगा उस पर 12% आपका सरचार्ज लगने वाला है, राइट। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा आप डोमेस्टिक कंपनी हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दोनों के केस में एक ही रेट का सरचार्ज रहने वाला है, और अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपके केस में अलग रेट से यहाँ पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़ रुपीज तक, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़ रुपीज तक है, तो आप पे 7% रेट से सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा है, तो आप पे 12% रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आप फॉरेन कंपनी की बात करें, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़ रुपीज तक है, तो आपका 2% रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा है, तो आप पे 5% रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। चलिए, अगला आपने पढ़ा था मार्जिनल रिलीफ। अगला आपने पढ़ा था मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ में आपने क्या पढ़ा था? मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? ये होता है कि अगर आप मान लीजिए आपका इनकम थोड़ा सा सरचार्ज लिमिट से ऊपर है, उसकी वजह से आपका जो टैक्स आ रहा है, जो आपने सरचार्ज लिमिट से एक्स्ट्रा पैसा जो कमाया है, उससे भी ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। मान लीजिए पहले आप 50 लाख पे टैक्स पे करते थे 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, पर आपका इनकम जैसे 51 लाख रुपए आपको टैक्स पे करना पड़ा है 6.5 लाख रुपए, तो आपका इनकम बढ़ा है 1 लाख रुपए से, आपका इनकम 1 लाख से बढ़ा है, पर आपका टैक्स 1,50,000 से बढ़ गया है। इसका मतलब आपका टैक्स जो आपने कमाया है 1 लाख एक्स्ट्रा, उससे भी 50,000 आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया, इसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। तो गवर्नमेंट बोलती है जितना आपका सरचार्ज का लिमिट है, फॉर एग्जांपल आपका 50 लाख का लिमिट है, तो आपका 51 लाख अपनी इनकम है, तो ऊपर वाला पूरा 1 लाख हमको दे दो, हमको 1.5 लाख टैक्स का नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ऊपर वाला दे दो, जो आपको 50,000 हमने छोड़ा है ना, वो टैक्स आपसे हमने नहीं लिया है, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ। अब देखो मेरी बात सुनना, आप मार्जिनल रिलीफ कब चेक करोगे? आप कब चेक करोगे मार्जिनल रिलीफ आपको कंप्यूट करना है या नहीं करना? क्योंकि क्या पता अगर आपका इनकम 55 लाख रुपए है, तो उससे जो आप टैक्स निकालोगे वो आपका ज्यादा ही आने वाला है, वो ऐसा नहीं आएगा कि अगर आपका जो 5 लाख से ज्यादा टैक्स उस पर नहीं आने वाला। तो आपको कब चेक करना है? जब आपका इनकम लिटिल बिट मोर देन, किससे हो, लिमिट से लिटिल बिट थोड़ा सा ऊपर हो। 50 लाख से ज्यादा है थोड़ा सा, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपका ये वाला कंपनी वगैरह केस में आपका 1 करोड़ 10 करोड़ की लिमिट चेक करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। कैसे चेक करेंगे सर मार्जिनल रिलीफ अपन कैसे कंप्यूट करने वाले हैं? आप क्या करोगे, टोटल टैक्स निकालोगे, आप पूरी इनकम पे टोटल टैक्स निकालोगे जो आपको इनकम क्वेश्चन में दे रखा है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 51 लाख रुपए, आपको 51 लाख रुपए दे रखा है, तो आप 51 लाख पूरी पे आप क्या निकालने वाले हो, टैक्स निकालने वाले हो, ठीक है। फिर स्टेप 2 में आप क्या करोगे ना, 51 लाख के सबसे पास में जो सरचार्ज का लिमिट है वो कौन सा वाला है, वो आपका 50 लाख वाला, राइट। तो आप 50 लाख पे टैक्स निकालोगे, पहले आप 51 लाख पे टैक्स निकालोगे इंक्लूडिंग सरचार्ज, सरचार्ज लगा के आप टैक्स निकालोगे। फिर आप क्या करोगे, नियरेस्ट लिमिट यानी 50 लाख पे आप टैक्स निकालोगे, एक्सक्लूड सरचार्ज लगेगा भी नहीं वैसे भी, और अगर लगेगा, मान लो फॉर एग्जांपल होता है अगर आपका इनकम 1 करोड़ 2 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 करोड़ 2 लाख पे टैक्स निकालोगे, जहां पे आप सरचार्ज लगाने वाले 15% वाला। यहाँ पे आप 1 करोड़ पे इनकम निकालोगे जिसपे आप सरचार्ज लगाओगे 10% वाला, तो यहाँ पे टैक्स कंप्यूट करोगे। फिर आप क्या करोगे, स्टेप 2 में जो आपने टैक्स निकाला है, मतलब नियरेस्ट लिमिट पे जो टैक्स निकाला है, तो आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया है, मान लीजिए आपने 50,50,000 रुपए कमाया है, तो आप 50 लाख पे जो टैक्स निकालोगे उसमें आप 50,000 रुपए क्या करोगे, ऐड कर दोगे, राइट। मार्जिनल रिलीफ कितना होगा, तो अपन स्टेप 3 में गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपका नियरेस्ट लिमिट पे जो टैक्स आ रहा है और जो आपने एक्स्ट्रा कमाया वो दोनों हमको दे दो। अगर आप ये हमको नहीं देते तो आपका यहाँ पे कितना टैक्स आता है स्टेप 1 में, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, स्टेप 1 में मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका टैक्स आता, यहाँ पे आता 11 लाख रुपए, स्टेप 2 में आपने जो टैक्स निकाला वो निकाला आपने 9 लाख रुपए, ठीक है, और आपने इनकम कमाया था फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 50,000 रुपए, तो आपने एक्स्ट्रा 50,000 रुपए कमाया, उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा 1 लाख का टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, आपको 9 लाख रुपए आपका टैक्स आ रहा है, प्लस नियरेस्ट लिमिट में 9 लाख रुपए आपका टैक्स आया, प्लस आप क्या करोगे, जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है 9,50,000 क्या कर दोगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दोगे। तो आपको कितना बेनिफिट हो गया, आपको 11 माइनस 9,50,000, यानी कि मतलब आपका 1.5 लाख का पैसा बच गया है, ये आपका क्या बन जाएगा, मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे ना, एक बार फटाफट से ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद ये जो मैंने इनसे एग्जांपल दे रखा ना, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका सारा काम बन जाने वाला है। चलिए रिबेट बात करते हैं 87A वाला, रिबेट बात करते हैं 87A वाला। सर ये आप इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम से जस्ट आपका एक दिन पहले आप फटाफट से प्रोविजन को सिर्फ सुनना चाहते हो, आपको सब कुछ पता है कैसे होता है प्रोविजन वगैरह, आप सिर्फ सुनना चाहते हो, तो आप इस रिवीजन लेक्चर से आप फटाफट से जा सकते हो। 87A रिबेट की बात करते हैं। 87A का रिबेट किसको मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, 87A का रिबेट ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया HUF है, उसका इनकम 4 लाख तक है, तो आपको उसको 87A का रिबेट नहीं देना है, उसको 5 लाख तक की इनकम को आपको एग्जेम्प्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। ओनली अगर आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर नॉन रेजिडेंट को उसको भी नहीं मिलेगा, ओनली रेजिडेंट को मिलने वाला है 87A का रिबेट।
जिसका इनकम 5 लाख तक है इन केस ऑफ नॉर्मल टैक्स रेट। और अगर आपका 115 बीएससी फॉलो करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, 7 लाख तक का लिमिट रहने वाला है। वहां तक जो आपका टैक्स आएगा उसमें आपको 25,000 तक का रिबेट मिल जाएगा। तो आपको रिबेट कैसे निकालना है, आपको टोटल टैक्स निकालना है जो आपको इनकम दे रखा है, और 12,500 और 25,000 रुपए। 12,500 इन केस ऑफ नॉर्मल टैक्स रेट रिजीम और 25,000 इन केस ऑफ 115 बीएससी, विच एवरेज जो लोअर होगा, मतलब जो टैक्स आया और 12,500 या फिर 25,000 रुपए इन केस ऑफ 115 बीएससी, इन दोनों में से लोअर होगा, मतलब इन टोटल टैक्स और 12,500 विच एवरेज जो लोअर आएगा ना, वो आपका क्या बन जाएगा, रिबेट बन जाएगा, रिबेट आपका बन जाएगा। और ये आपको रिबेट निकालना है बिफोर कंसिडरिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर ये रिबेट हर इनकम के अगेंस्ट में मिलता है, मतलब कोई भी इनकम होगी उसका टैक्स निकालेंगे उसके अगेंस्ट में हमको रिबेट मिल जाएगा। आंसर इज यस, ओनली एक इनकम को छोड़ के, वो होगा 112A वाला। सर ये 112A वाला क्या है, अपन को बस इतना याद रखना है, 112A का मतलब है जो शेयर से इनकम होता है ना, हमको शेयर बेचने से इनकम होता है, जो लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म इनकम होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है आपको शेयर्स बेचने से। बस आपको इतना याद रखना है, अगर शेयर्स बेचने का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके अगेंस्ट में अपन को 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। चलिए आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सर 7 लाख तक आपने बोला 25,000 का इनकम का रिबेट मिलने वाला है इन केस ऑफ 115 बीएससी, ठीक है। 7 लाख तक इनकम होगा तो आपको रिबेट मिल जाएगा 25,000 रुपए का 115 बीएससी केस में। सर मान लीजिए हमारा 7,05,000 रुपए इनकम हो गया, उसकी वजह से हमारा टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7,15,000 इसका इनकम है और इसका 7,15,000 पे जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 21,500 रुपए। उसने कमाया कितना, 7 लाख से ऊपर, सिर्फ 15,000 रुपए, उसको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 21,500। इससे अच्छा वो क्या करेगा, एम्प्लॉयर को बोलेगा मेरे को 7 लाख रुपए दे भाई, मेरे को 6,500 का और घाटा हो रहा है तेरी वजह से, एक काम करो मेरे को 7 लाख का इनकम दे। तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो, जितना आपने एक्स्ट्रा कमाया है ना 15,000 रुपए, वो पूरा हमको दे दो, हमको आपसे 21,500 नहीं चाहिए। जो आपका 6,500 हमने छोड़ा है तो उसको हम बोल देंगे रिबेट, उसको हम बोल देंगे रिबेट। एक बार इस प्रोविजन को देख के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को, ये एग्जाम्पल को आप सोल्व कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। इससे भारी एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आने वाला। चलते हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके अपन बात कर चुके हैं कि अपन कोई भी कैलकुलेशन करेंगे इनकम टैक्स में टैक्स का, तो अपन को लास्ट में क्या करना है, 4% अपन को ऐड कर देना है इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एमएमआर क्या होता है ना, एमएमआर क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये कितना होता है 42.744% इन केस ऑफ नॉर्मल टैक्स रिजीम और 39% इन केस ऑफ 115 बीएससी। सर 39% क्यों 115 बीएससी केस में, 115 बीएससी की केस में आपका क्या होना, हाईएस्ट सरचार्ज कितना लग सकता है आपको, 25% लग सकता है आपको। 37% वाला आपको सरचार्ज 115 बीएससी में आपको एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अगर ये आप पॉइंट छोड़ भी दोगे ना एमएमआर वाला तो भी इतना रिलेवेंट नहीं है। चलिए 115 बीएससी की बात करते हैं, 115 बीएससी की बात करते हैं। सर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीआई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, मतलब कैसे, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा कौन से रिजीम से आपको टैक्स का कंप्यूटेशन करना है, तो आपको 115 बीएससी से आपको टैक्स निकालना है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीआई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में आपको 115 बीएससी से आपको क्या निकालना है, टैक्स निकालना है, ठीक है। टोटल इनकम अगर आपका 3 लाख रुपए तक है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका टैक्स का स्लैब क्या है, देखो 3 से कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 तक 5%, 7 से लेकर 10 तक आपका 10%, 10 से 12 तक आपका 15%, 12 से लेकर 15 तक आपका 20%, और 15 से ऊपर वाले इनकम आपका 30% का टैक्स का रेट लग जाएगा। अब जो पता है आपको सैलरी हेड में आपको डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो तो आपको 75,000 मिलने वाला है, राइट। तो आपको 75,000 मिलने वाला है। और आपका सरचार्ज अगर आपका इनकम मान लीजिए 5 करोड़ होता है और आपको बोलते हैं कि भाई आपका इनकम है 7 करोड़ रुपए, ठीक है, आपको बोलते हैं टैक्स निकालो। अगर आप 115 बीएससी से टैक्स निकालते हो तो आपको उसको मैक्सिमम आपको सरचार्ज जो लगाना है वो 25% लगाना है। आपका 37% वाला सरचार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है इन केस ऑफ 115 बीएससी। रिबेट मिल जाता है 87A में, अपन पढ़ लिया 25,000 वाला, और उसके आपने ऊपर इनकम कमाया 7 लाख से थोड़ा सा ऊपर, तो भी उसका केस में आपको रिबेट मिल जाएगा। जितना आपने एक्स्ट्रा कमाया उतना गवर्नमेंट को दे दो, उस पर आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन देखा था ना, आपका 21,500 रुपए टैक्स आ रहा था, आपने 15,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया, तो आपको 21,500 आपको पे करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो तो आपको एएमटी पे करने का जरूरत नहीं है, आपको एएमटी पे करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो तो आपको कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ रिडक्शन आपको छोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन से वाले हैं? पहला, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को आप किसी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको लीव, ट्रेवल कंसेशन और आचार्य का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई भी अलाउंस का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ट्रेवल अलाउंस, फूड अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वीनियंस अलाउंस को छोड़ के। आपको 10AA का रिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। टी कॉफी रबर बोर्ड वाला रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। स्ट्राइट ट्रांजेक्शन अकाउंट वाला आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। वो कौन सा वाला, जो आपने बाहर से जो आपने करवाया ना रिसर्च, उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। इन हाउस वाले का आपको मिल जाएगा। 35AD वाला आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। 35CCC वाला आपको रिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अलाउंस अगेंस्ट इनकम ऑफ माइनर, माइनर के इनकम का आपको रिडक्शन मिला ना 1,500 रुपए का पर चाइल्ड पर
पर चाइल्ड का आपको जो एग्जेम्पशन मिलता है आपको वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। एमपी एमएलए के सैलरी का आपको अलाउंस मिलता है वो भी आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। चैप्टर 6 से आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलने वाला। चैप्टर 6 से आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलने वाला एक्सेप्ट 80JJA, 80CCD2 और 80CCH2। ठीक है, ये वाला आप हटा देंगे, ये वाला आप हटा देंगे, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। 80JJA का आपको रिडक्शन मिल जाता है, 80CCD2 वाला मिल जाता है, 80CCH2 वाला आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 115 बीएससी आप फॉलो करते हैं तो अगले साल में क्या सर हम नॉर्मल प्रोविजन से जा सकते हैं, एनसीडी जैसे आप जा सकते हैं, आप खुले कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है, अगर आपके पास क्या है पीजीबीपी का इनकम है, तो अगर आपने एक बार 115 बीएससी फॉलो कर लिया तो आपको 115 बीएससी से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आपने एक बार ब्रेक कर दिया 115 बीएससी को तो आप आगे से आप 115 बीएससी के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले, राइट। अगर आपका बिजनेस का इनकम नहीं है तो आप चाहो तो वरना बीएससी फॉलो करो, चाहे नॉर्मल फॉलो करो, अगले साल वापस नॉर्मल में आ जाओ, उसके अगले साल वापस नॉर्मल बीएससी में चले जाओ, फिर वापस नॉर्मल में आ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो अगर आपने 115 बीएससी एक बार ऑप्ट कर लिया तो आपको बाद में उसी के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप फिर अगर आपने कभी एक बार छोड़ दिया तो फिर आपने समझ लो छोड़ दिया उसको, ठीक है। चलिए, और कोई स्पेशल रेट्स का इनकम है आपके पास तो स्पेशल रेट से आप पे टैक्सेबल होने वाला है। जैसे कि लॉटरी का इनकम होगा तो 30% टैक्स लगेगा, उसमें फिर स्लैब नहीं लगेगा। कैपिटल गेन हो गया तो आपको कैपिटल गेन वाला टैक्स का रेट लगने वाला है आप पे, और फिर ये वाला स्लैब रेट नहीं लगने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है ना? हाँ, पूरा एग्जेम्प्ट है, पूरा टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पूरा आपका एग्जेम्प्ट रहने वाला है। सर एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं? अब मेरी बात समझना, आपकी कोई खेती की जमीन है जो खेती में यूज हो रही है, उससे आपको रेंट आया है तो आपका एग्जेम्प्ट है। अगर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है, क्या बोलते हैं, बाजरा गेहूं वगैरह आपने बेचा है तो आपका एग्जेम्प्ट होगा, उससे जो भी आपको इनकम आने वाला है। अगर आपने मान लीजिए कोई खेत के अंदर क्या पता है बना हुआ है वेयर हाउस जैसा, आपने उसको रेंट पे दिया है तो वो भी आपका, उसका जो रेंट आ रहा है वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। मान लीजिए आपने खेत में क्या नर्सिंग होम बना दिया, वहां से आप पौधे उगा के बेचते हो तो उससे जो इनकम आएगा वो भी आपका क्या रहने वाला है, एग्जेम्प्ट रहने वाला है। पर ध्यान रखना, ये जो भी जमीन है ना वो आपके इंडिया में होनी चाहिए। अगर इंडिया की बाहर की जमीन है तो आपके लिए एग्जेम्प्ट नहीं रहने वाला है। अपन एक बात किया, सर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते हो तो आपका एग्जेम्प्ट है, पता है आपने गेहूं बाजरा वगैरह बेचा तो आपका एग्जेम्प्ट है। बट आपने क्या किया ना, गेहूं का आटा बना के बेच दिया, जो जरूरत नहीं थी मार्केट में बेचने के लिए उसको, फिर भी आपने वो भी प्रोसेस करके बेच दिया तो फिर वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। अब मेरी बात समझना, अगर आपने उतना ही प्रोसेस किया जितना उसके लिए कंपलसरी था, फॉर एग्जांपल आपका गेहूं खड़ा था खेत में, आपने उसको काटा, उससे अलग किया, भूसे से फिर आपने गेहूं बेचा, ये तो जरूरी था गेहूं बेचने के लिए, तो इससे जो भी इनकम आएगा सारा आपका एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा, सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट आपने क्या किया, ऐसा कुछ प्रोसेस किया जो उसके लिए जरूरी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया ना, उस गेहूं का आटा बना के बेचा, तो आप गेहूं कितने में बेच सकते थे मार्केट में, उसमें से लेस कर देंगे, आपको गेहूं उगाने में कितना खर्चा हुआ तो आपका बन जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। और आपने आटा कितने में बेचा, आपने आटा बना के कितने में बेचा, लेस कर देंगे, जो आप गेहूं कितने में बेच सकते थे वो आप लेस कर देंगे। और ये कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, ये आपका है कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेस। आपको फर्दर प्रोसेस का कितना कॉस्ट आया वो आप लेस कर देंगे, मतलब आपको गेहूं को आटा बनाने में कितना खर्चा आया वो आप लेस कर देंगे, तो आपका बचेगा बिजनेस का इनकम। अब मेरी बात समझना, अगर आप गेहूं का आटा नहीं बनाते तो आप उसको 5 लाख में बेच सकते थे गेहूं को। आपको गेहूं उगाने का खर्चा आया था ट्रैक्टर वगैरह का, 2 लाख रुपए का आया था आपको, तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा 3 लाख रुपए। बट आपने उसको आटा बना के बेचा, वो बेचा आपने 8 लाख रुपए में, ठीक है। तो आप अगर 8 लाख में नहीं बेचते तो आप 5 लाख में तो वैसे भी बेच ही सकते थे, तो आपको बिजनेस का टर्नओवर रहेगा 3 लाख रुपए। 3 लाख मतलब आपने एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपने उसको गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया, तो आपको कुछ खर्चा भी लगा होगा, तो आपका लाख रुपए लगा है, ठीक है। तो आपका बिजनेस का इनकम बन जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपए, राइट। यहाँ पे आपको बिजनेस का इनकम बन जाएगा आपका 2 लाख रुपए। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। सर एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे तो एग्जेम्प्ट है, बट इंडिविजुअल अचीव के केस में क्या होता है ना, इंडिविजुअल अचीव एपीवीआई के केस में क्या होता है, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और आपका अदर इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन यानी कि 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा है, तो उसके केस में आपको क्या करना है, टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट करते ना, एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका आप डिडक्शन ले लेंगे। कैसे लेंगे मेरी बात समझना, अगर आप इन केस ऑफ इंडिविजुअल अचीव एपीवीआई आर्टिफिशियल पर्सन, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, वो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है, आपका बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो आपको टैक्स का कंप्यूटेशन करते टाइम क्या करना है ना, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को आपको कंसिडर करना है। फिर आप क्या करेंगे ना, एग्रीकल्चर इनकम एंड बेसिक एग्जेम्पशन दोनों को मिला के क्या कर लेंगे, उसका एग्जेम्पशन आप ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखो पहले आप टैक्स कंप्यूट करोगे एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर इनकम है 1.5 लाख रुपए और आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 6 लाख रुपए, तो सबसे पहले आप यहाँ टैक्स निकालने वाले हो 7.5 लाख रुपए। सबसे पहले आप टैक्स निकालोगे 7.5 लाख रुपए पे, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपका बेसिक एग्जेम्पशन है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आप 7.5 लाख रुपए टैक्स निकाल दोगे, फिर आप टैक्स निकालोगे एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन है 2.5 लाख पे,
आप इस पे टैक्स निकालोगे, वो टैक्स क्या करोगे आप यहाँ पे लेस कर दोगे। तो लेस होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, नेट टैक्स पेबल। मतलब आपने पहले तो दोनों इनकम पे टैक्स निकाल दिया, फिर आपने एग्रीकल्चर पर बेसिक एग्जाम्पशन जो टैक्स निकाला वो अपन को लेस कर दिया उसमें से। अब आपके पास होता है नेट टैक्स पेबल, उसमें आप जोड़ देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका क्या बन जाएगा, टैक्स लायबिलिटी आपके यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर एग्जाम्पल सर आपको मान लीजिए एग्जाम में दे रखा है क्वेश्चन में टी कॉफी रबर का आप बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे आपको फिक्स परसेंटेज दे रखा है कि आपको इतना परसेंटेज आपको इनकम एग्रीकल्चर मानना है, इतना आपको बिजनेस का मानना है। कौन कौन सा मानना है, अगर आप मान लीजिए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में एंगेज हो, अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी में एंगेज हो तो आपका 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% आपका बिजनेस का इनकम माना जाने वाला है। मान लीजिए आपका इनकम होता है 5 लाख का, 5 लाख आपका फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी से आपको इनकम होता है, एग्जाम में दे रखा होगा आपका इनकम इतना है, तो आपको उससे क्या करना है, उसका 60% आपको एग्रीकल्चर इनकम मानना है, जो आपका टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो आपको 40% है यानी 2 लाख रुपए, वो क्या बन जाएगा, वो बिजनेस इनकम बन जाएगा, उस पर आपका टैक्स लग जाएगा अगर आपका टैक्स एप्लीकेबल है। तो अगर आपका इनकम यही है तो 2 लाख 2.5 लाख से कम है ना, तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। फिर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी में एंगेज्ड है और आप क्या करते हो, कॉफी को ओनली ग्रो एंड क्रूड करते हो, मतलब उगाते हो और काट के बेच देते हो, तो आपका 75% आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा और 25% आपका क्या होगा, बिजनेस का इनकम माना जाएगा। पर आप क्या करते हो, उसको कॉफी को क्या करते हो, ग्रो भी करते हो, क्रूड भी करते हो, उसको रोस्ट भी करते हो, उसको ग्राउंड मतलब उसको पीस के भी बेचते हो, तो आपका 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा और 40% आपका क्या आ जाएगा, बिजनेस का इनकम बन जाएगा। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर में एंगेज्ड हो तो आपका 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 35% आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस का इनकम माना जाएगा। यहाँ आके आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आके अपना क्या हो जाता है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 का अगले वाले लेक्चर में। चलिए।